हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है हाईवे क्लासेस पर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन नेक्स्ट पार्ट को, यानी कि पार्ट नंबर 18 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। और इसमें आज पढ़ेंगे खोखला बेलन। खोखले बेलन के बारे में पढ़ेंगे, इसकी हम थ्योरी भी पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चंस भी लगाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए आप हमारे साथ। और आपको पूरा मेंसुरेशन देखना है, पूरा 1 से लेकर 17 तक पार्ट देखने हैं। तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसमें लिखा हुआ एडवांस मैथ्स न्यू कोर्स बाय अतुल सर, तो वो वाला आप उसको जो है टच करके सारे के सारे पार्ट्स देख सकते हो। नहीं तो आप आई बटन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो के लास्ट में जब वीडियो जब खत्म हो रहा होता है, फिनिश हो रहा होगा, समाप्त हो रहा होगा, तो लास्ट में आपको एक जो है प्लेलिस्ट बन के आएगी, उस पर आप टच करोगे तो सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, मेरा तो कहना ये है कि सारी कॉन्सेप्ट वाइज धीरे धीरे करना, क्योंकि हमने जो माइंड डेवलप किया है वो धीरे धीरे ही किया है ना। तो धीरे धीरे आप जो है पढ़ोगे और नोट्स बनाकर पढ़ना। ऐसा नहीं कि वीडियो देख रहे हो लेटे लेटे तो फिर पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं। आप अपनी कॉपी किताबें लो, है ना, और अपने नोट्स पेन और उसको लो और अच्छे से नोट्स करो। एक एक जो क्वेश्चन हम लगवाते हैं उस क्वेश्चंस को भी नोट करो, और जैसे जैसे समझाते हैं उसको वैसे वैसे नोट करो। तो जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार यहाँ दिमाग में सेव होगा, और जो चीज़ दिमाग में सेव हो जाए यही तो हम चाहते हैं कि दिमाग में सेव हो जाए, है ना। क्योंकि एग्जाम में जाएंगे तो ना कुछ नहीं ले जाना पड़ेगा आपको, कापी किताबें पेन फ़ोन सब कुछ, आज बेल्ट और घड़ी सब ले लेते हैं बाहरी। तो आपको दिमाग सिर्फ अंदर ले जाना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें दिमाग में चीज़ों को सेव करना पड़ेगा। तो आप मेरी उम्मीद है कि पार्ट नंबर 1 से आप देख रहे होंगे हमारे साथ लगातार, और ये विश्वास आप रखिए कि जब आपकी मैथ्स फिनिश होगी तो आपको अच्छा खासा स्कोर करने लगेंगे। आप थोड़ा सा आपको मेहनत भी करना है, क्योंकि जैसे मान लो हम चैप्टर आपका कोई फिनिश कराएं, जैसे अगर हम मेंसुरेशन फिनिश कराएं तो आपको मेंसुरेशन के कम से कम 400 से 500 सवाल आपको लगाने हैं। जिन सवालों में आप फंस जाओ उन सवालों को आप हमारे पास सेंड कर दो, हम आपको वो सवाल लगवाएंगे। और 400 से 500 सवाल आपको आसानी से मिल जाएंगे, किसी भी किताब से ले लीजिएगा आप। 400 से 500 सवाल आप किसी भी किताब से ले लो, जैसे आपको उसमें 400 से 500 सवाल आराम से मिल जाएंगे। 2-3 बुक्स तो होंगी, नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो मेंसुरेशन, है ना। तो चलिए हम लोग खोखला बेलन पढ़ते हैं। खोखला बेलन में क्या होगा, बेलन के टाइप की ही एक आकृति बनेगी। जैसे ये आपका एक बेलन हो गया, ठीक। अब ये बेलन जो है, इसको हम लोग चैप्टर का नाम डाल देते हैं खोखला बेलन, हॉलो सिलेंडर। खोखला बेलन हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां पर देखिए, ये इसकी रेडियस है जिसको हम लोग आर लिख लेंगे, और ये इसकी रेडियस है, और ये इसकी ऊंचाई, ये इसको हाइट कहेंगे। अब एक चीज यहां ध्यान रखना, खोखला बेलन है तो खोखला बेलन के लिए आपको एक यहां से बना लीजिए, और इसको यहां मिला दीजिए, इसको यहां, इसको यहां, इसको। ये खोखला बेलन बन चुका है। तो आप देख रहे होंगे कि ये वाले भाग खोखला है, तो इसका एक और डायग्राम बना दें दोनों साथ साथ में, तो आप बेहतर समझ पाए। जैसे ये तो इसमें मिल गया और ये इसमें मिल गया, ये इसमें और ये इसमें मिल गया। तो जो ये पाइप आपको दिख रही है खोखला सिलेंडर होगा इस टाइप से। तो ये खोखला बेलन के एग्जाम्पल हैं, यानी कि खोखला। ठीक है, अच्छा इसमें आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका वक्र पृष्ठ बताइए, ठीक है, इसका संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, और इसका आयतन बताइए। तो सबसे सारी चीजें हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन। तो देखो आयतन क्या था बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहां पर दो बेलन एक में ही जुड़े हुए हैं, और हमें इस वाले का क्षेत्रफल चाहिए, मतलब आयतन चाहिए इसमें। तो कैसे निकालोगे, पूरे बड़े का निकाल के और छोटे वाले का घटा दो। पूरे बड़े का देखो, पूरे जो बड़े की त्रिज्या क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी कैपिटल आर, पूरे बड़े की त्रिज्या, यानी कि पूरा जो बड़ा वाला बाहर वाला तक है उसकी कैपिटल आर त्रिज्या हो जाएगी। ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊंचाई उतनी रहेगी। तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच।
हमने बड़े वाले आयतन में से छोटा वाला आयतन घटा दिया। आप यहाँ पर पाई कॉमन ले सकते हो, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू में एच। लिखने का तरीका कि पाई आर स्क्वायर एच लिखते हैं, तो आर 2 है तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, ये आपका आयतन हो जाएगा। यहाँ एक छोटी आर इसलिए बताई जा रही है जिसकी परिधि, जिसका त्रिज्या जो है छोटी होगी वो छोटी आर है, और जिसकी त्रिज्या बड़ी होगी वो बड़ा आर है। ठीक है, बड़ी त्रिज्या बाहर वाले की होती है और छोटी त्रिज्या अंदर वाले की होती है, क्योंकि बाहर का आयतन ज्यादा हो जाएगा। ठीक, फिर दूसरा जो क्वेश्चन आपसे बनेगा वो बनेगा इसका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ हम इतने जो है टाइम से मेंस्ट्रुएशन आपको पढ़ा रहे हैं, तो वक्र पृष्ठ क्लियर हुआ होगा। वक्र पृष्ठ कहते हैं ये जो घूमी हुई आकृति है, मतलब जो गोल गोल चारों तरफ जो ड्रम होता है, उसके ड्रम के चारों तरफ अगर गोल गोल अगर हम घूमेंगे तो वो हमारा जो है एक काम करेगा, किसका, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका। केवल आप ढक्कन और तली को छोड़ दें तो वो वक्र पृष्ठ हो जाएगा। इसको लिटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं। ठीक है, या घुमावदार क्षेत्रफल भी कहते हैं। तो वही चीज हम निकालने जा रहे हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या लिटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, घुमावदार क्षेत्रफल, ये सारी बातें की हैं। तो कैसे निकलेगा भाई, ये चीज कैसे निकलेगा? पूरे का जो होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वो होता है बेलन का 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच। अब देखो गलती कहां पर होती है, यहाँ पर बच्चे सोचते हैं कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल घटेगा जैसे आयतन घटा है, लेकिन ऐसी गलती आप नहीं करने हैं। घटेगा नहीं, यहाँ पर क्षेत्रफल जुड़ेगा। आप ऐसे सोचिए जैसे एक कोई चीज है, या तो वो पूरी, एक तो मोटी भी है बीच में, जैसे ये बीच में मोटी है, ये मोटी, ये इतनी मोटी है बीच में, तो आप देखिए अब आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो हम कहें कितनी सतह को छू सकते हो? आप कहें सर अंदर वाली भी छू सकते हैं, अंदर जो इसके अंदर है उंगली डाल के जैसे इसके चारों तरफ, और इसके बाहर बाहर भी छूते हैं, तो इसके टच करने का जो पॉइंट है वो आपके क्षेत्रफल 2 बनेंगे, एक बाहरी क्षेत्रफल एक आंतरिक क्षेत्रफल। तो आपको दोनों क्षेत्रफल यहाँ पर जोड़ने हैं, ये चीज गलती नहीं करना है, घटाना। कॉमन हो तो आप कॉमन ले सकते हो, जैसे 2 पाई आर प्लस आर इंटू में एच, ऐसे लिखेंगे। आप चाहो तो एक बार में ही 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई एच कॉमन ले सकते हो। तो एच यहाँ पर लिखना थोड़ा सही नहीं लगता है, चाहे एच आप यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो। 2 पाई एच आर प्लस आर कहना सही नहीं लग रहा है, 2 पाई आर, देखो 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच, ये सही है क्योंकि ये सिस्टम है 2 पाई आर एच का। ठीक है, तो ये हो गया वक्र पृष्ठ। तो उम्मीद है ये आपको रटने पड़ेंगे। खोखला बेलन अगर आप जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको कठिनाई होगी, सबको होती है। और अगर हाई स्कूल, इंटर और ये सारी चीजें आप पढ़कर आए हो तो कोई समस्या नहीं है, और नहीं पढ़कर आए तो फिर क्या करें? तो करो ये कि हमारा जो लेक्चर है वो 2 से 3 बार देखो। तो चलिए अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब यही है कि आपको ये घुमावदार वाला तो क्षेत्रफल लेना ही पड़ेगा, साथ साथ में इसकी तली को भी लेना पड़ेगा, और इसकी जो है वो आपको छत को भी, यानी कि ढक्कन को भी लेना पड़ता है। अच्छा, एक आप चीज सोचो, ये खोखला बेलन है, तो खोखले बेलन की ढक्कन अगर आपको जरूरत है, तो खोखला है तो बीच में तो वो सुराग जैसा होगा, तो आप जो सुराग जैसा है जिसमें कोई चीज अगर आप घुस जा रही है इसके अंदर, जैसे कोई चीज अगर हम डालते हैं, तो खोखला है कोई चीज, तो आप उसके अंदर कोई चीज डाल रहे हो तो वो आर पार हो जा रही है, तो क्षेत्रफल चाहिए तो पूरे सतह का, नीचे वाली पूरी सतह का तो क्षेत्रफल ले नहीं सकते हो। यानी कि जो नीचे सतह है गोल गोल, जैसे ऐसे बताएं, जैसे मान लो ये एक आपकी जो है, अच्छा ये वाला जो पोर्शन है जो ब्लैक वाला, ये तो खोखला है, इसका तो क्षेत्रफल हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर तो हवा चल रही होगी, आर पार होगी, जैसे पाइप में ऐसे करके देखते हैं, तो क्षेत्रफल तो इसका निकलेगा। अब निकलेगा कैसे? पूरे का क्षेत्रफल निकाल दो, पूरे का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस कर दो इसमें से ये छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा आर स्क्वायर। अच्छा, जैसा नीचे होगा वैसा ही ऊपर होगा, तो इसलिए आप इसमें 2 से गुणा कर दो, तो आपका ये 2 का हो जाएगा, ढक्कन का भी हो जाएगा, तली भी हो जाएगा। बस हमको करना क्या है, इसको इसमें जोड़ देना है। अब इसको कैसे लिखेंगे, आइए इस चीज को समझो। जैसे हम लोग लिखने जा रहे हैं संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आप अपनी किताब पर पूरी लैंग्वेज लिख लेना जिससे आपको समझ में आ जाए। संपूर्ण वक्र पृष्ठ के क्षेत्र के लिए आपको ये तो चाहिए होगा 2 पाई आर प्लस आर तो चाहिए होगा इंटू में एच, प्लस
वो 2 देखना पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घट जाएगा और गुणे में कर देंगे 2, इतना हमको चाहिए होगा। ठीक, अब आप चाहो तो यहाँ पर इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो, मतलब समझ लेना है। अगर इसका क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही करना है, भले ही कितना बड़ा हो, करना तो है ही। अब 2 पाई आर प्लस आर इंटू में एच प्लस, देखो यहाँ 2 है और पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक, अब देखो 2 पाई आर प्लस आर इंटू में एच प्लस 2 पाई, अच्छा ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये फार्मूला टाइप में बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब एक ब्रैकेट में जोड़ के और एक ब्रैकेट में घटा के। ठीक है, अब देखो यहां पर देखो 2 पाई है, यहां भी 2 पाई है, बीच में प्लस लगा हुआ है, यहां आर प्लस आर है, यहां पर आर प्लस आर है, ये ए प्लस बी लिख दिया। तो आर प्लस आर आर माइनस आर, मतलब जहां पर ऐसी कंडीशन बनती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी, तो एक बार उसको एक ब्रैकेट में जोड़ के लिखते हैं, एक बार इसको घटा के लिखते हैं, यानी कि आर प्लस आर आर माइनस आर। ठीक है, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, तो 2 पाई यहाँ भी है, 2 पाई यहाँ भी है, आर प्लस आर यहाँ भी, आर प्लस आर यहाँ पर भी है, तो 2 जगह है, कॉमन ले लेंगे, तो यानी कि 2 पाई आर प्लस आर कॉमन ले लिया, बोलो बचा क्या, ये इधर एच बचा प्लस 2 पाई आर प्लस आर कॉमन हो गया, इधर बचा आर माइनस आर। तो आपको इतना ध्यान रखना है, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, हो सकता है आपको एग्जाम तक ये चीज याद ही ना रहे। जब याद नहीं रहेगी तो फिर क्या करोगे, जब याद ना रहे तो हमने आपको बताया है तोड़ तोड़ के कि कैसे हमको सॉल्व करना है। पूरे का तो निकाल ही सकते हो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पूरा भी भूल जाओ तो भी हमने बताया 2 पाई आर एच पूरा निकल आएगा, और 2 ढक्कन के जोड़ना है, 2 ढक्कन का निकालना है, यानी कि पाई आर स्क्वायर में से माइनस पाई आर स्क्वायर कर दो इंटू 2 कर दो, बस पूरे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी को सॉल्व करते करते यहाँ पर आ गए। अगर आप ये वैल्यू याद रख सकते हो तो आपसे ब्रिलियंट फिर कोई नहीं होगा, क्योंकि जब आप एग्जाम में होंगे तो आपको कहा जाएगा कि एक हमारे पास खोखला बेलन है जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, दूसरी 6 है, तो उसका वक्त संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र बताओ। तो आप फटाफट रखेंगे, जैसे एक त्रिज्या 8 है, दूसरी 6, 8 से 14 रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, और 22/7 रख देंगे, खटाक से 14 कट जाएगा, और यहाँ यच ऊंचाई 24 दी गई थी, 24 रख देना, 8 में से 6 जाएगा 2, 24 2 26, एकदम से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये पूरा करोगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, हो सकता है 1 मिनट में आप ये क्वेश्चन कर पाएँ, और जिसको पता है वो 20 सेकंड में कर दे ये क्वेश्चन। ठीक है, बस थोड़ा सा इतना डिफरेंस पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ याद कर सको तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको ये तरीका तो आना ही चाहिए अगर इसका एक सवाल आ रहा है। ठीक है, तो हमारा मतलब है आपको समझाना, तो आप इस थ्योरी को याद रखें, जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच होता है। ध्यान रखें, सिर्फ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर ध्यान रखो 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमेशा जुड़ता है, तो आयतन हमेशा देखो यहाँ पर घटा हुआ है, तो क्षेत्रफल यहाँ पर भी देखो जुड़ा हुआ है। ठीक, तो क्षेत्रफल जुड़ता है, ज़्यादा ही होगा, जो ठोस बेलन से वक्र खोखले बेलन का जो क्षेत्रफल होता है वो ज़्यादा ही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है क्षेत्रफल, एरिया। अब कोई चीज़ पूरी बंद है चारों तरफ से, है, तो कोई चीज़ कोई टुकड़े खुला हुआ है उसको हॉल में, तो उस पर भी तो पेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखो। चलो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान रखो, इस थ्योरी को। आयतन, ये रहा वक्र पृष्ठ, ये आयतन और ये वक्र पृष्ठ, और ये रहा आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। 3 बातें याद रखो, 3 बातों से हम आपको 5 क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को और आपको लगवाते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पर लगाते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, एक खोखली बेलनाकार नली जो लोहे की बनी है 20 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि आपको ऊंचाई दी गई है 20 सेंटीमीटर, तथा इसके बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ध्यान से देखें तो व्यास है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या से दोगुना, और व्यास अगर दिया है, अगर त्रिज्या निकालनी है तो उसको आधा करो, व्यास को आधो, क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या होती है। ठीक है, बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर, तो व्यास 8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 4 होगी, और अगर व्यास 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी। देखो यहाँ पर हमको व्यास दिया गया था 8 और 6, तो 8 का हमने आधा कर दिया 4 और 6 का आधा कर दिया हमने 3। ठीक है, सेंटीमीटर में। इस नली के बनाने में प्रयुक्त होने का आयतन, यानी कि जो इस नली को बनाना है इसमें प्रयुक्त होने वाले आयतन। ठीक है, तो ये खोखलाकार बनी, तो आयतन हमको निकालना है सिंपल सा। तो आयतन अभी हमने बताया आपको, आयतन क्या होता है, आयतन होता है खोखले बेलन का
पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू में एच, यही तो होता है। तो पाई का मान रख दो 22/7, ठीक। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी कि 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग इंटू एच, एच कितना है 20। अब देखो यहाँ पर दो तरीके हैं, अगर आप स्मार्ट वे में समझोगे तो ये 4 चक्कू 16 और 3 तिया 9, यानी कि 16 में से फिर 9 जाएगा, बचेगा 7। आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है ये, इसका मतलब होता है एक बार जोड़कर एक बार घटा के, यानी कि 4 और 3 7 और 4 में से 3 गया 1, ठीक है। तो आप जैसे समझना चाहो वैसे समझ लो। तो ये चीज़ समझो, जैसे अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 + 3 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं 4 - 3। तो 4 और 3 कितना होता है 7, और 4 में से 3 गया 1, यानी कि 7 × 1 = 7। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 7। आप ऐसे भी कर सकते थे कि 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, 16 में से 9 गए 7। तो आप सोच रहे होंगे तो फिर हम ऐसा क्यों करें जब इतना आसान है। लेकिन भाई अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन हो कि 24 - 23 का वर्ग, है ना, ऐसे होता 24 का वर्ग माइनस 23 का वर्ग, तब आप 24 का वर्ग नहीं आता है, आता हो तो अच्छी बात है, 24 का 576 और 23 का 529, घटाएंगे तो भी टाइम लगेगा। लेकिन अगर हमसे पूछोगे इस सवाल को लगाने के लिए तो हम तो ये करेंगे 24 + 23, 24 - 23। अब देखो 24 + 23 कितना होता है 47, और 24 में से 23 गया 1, तो 47 से कम 47 का राइट आंसर हो जाएगा। तो हर जगह हर चीज़ को थोड़ा समझ कर करना होता है। यहाँ पर भले ही 16 में से 9 गए 7 आसान है, लेकिन ये तरीका भी आपको बताना मेरा धर्म था, तो हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो बड़ा अगर डिजिट हो तो आपको ये सही रहेगा, एक बार जोड़कर और एक बार घटाकर। तो 22/7, और यहाँ हम 7 लिख लेते हैं, चूंकि हमें पता है 7 कैसे आए हैं, 4 - 3, 7 से 7 कट गए, 22 दूना 44, और ये 0, और ये सब सेंटीमीटर में था, और यहाँ पर आयतन है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब आएगा, तो यानी कि 440 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। और जो ये क्वेश्चन है अगला नंबर वो है 142। इसका मतलब 140 क्वेश्चन हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं मेंसुरेशन से, ये क्वेश्चन नंबर 142 है। दोनों सिरों से खुली एक बेलनाकार नली धातु की बनी है। इस नली का आंतरिक व्यास 11.2 सेंटीमीटर तथा इसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर। धातु प्रत्येक स्थान पर 0.4 सेंटीमीटर मोटी है। धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। चलो, एक दोनों सिरों से खुली एक बेलनाकार नली है, धातु की बनी है, तो कुछ इस हिसाब से क्वेश्चन है। जैसे ये थोड़ा सा हम आपको डायग्राम बनाकर भी समझा देंगे। तो इस प्रकार से लंबी नीचे भी होगी, ऊपर के एक सिरा समझ लो। अच्छा, आपसे कहा गया है बेलनाकार खुली नली, इस नली का आंतरिक जो व्यास है वो 11.2 सेंटीमीटर। अभी हमने आपको समझाया कि जब भी व्यास कहेंगे इसका मतलब 2r की वैल्यू दी गई, मतलब व्यास दिया गया हो तो त्रिज्या निकालनी हो तो व्यास का आधा कर लो, तो व्यास का आधा कर दो, 2 × 5 = 10, 2 × 12 मतलब 5.6, यानी कि जो आंतरिक त्रिज्या है वो 5.6 है, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो है, यानी कि स्मॉल r की जो वैल्यू है वो 5.6 है, ठीक। और कहा गया है तथा इसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से ये कितना लंबा है, यानी कि जो h है वो 21 सेंटीमीटर है। और धातु प्रत्येक स्थान पर 0.4 सेंटीमीटर मोटी है, मतलब जो यहां से जो ये वाली लंबाई है वो 0.4 सेंटीमीटर मोटी है। तो इसकी जो कैपिटल आर हो जाएगी वो 5.6 में 4 और जोड़ दोगे तो 6 सेंटीमीटर बन जाएगा। ये चीज़ आपको समझ लेना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5.6 है, और इतनी दूरी जो यहाँ से यहाँ तक की है ये 0.4 है, तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी 5.6 में 0.4, यानी कि पूरी 6 हो जाएगी, है ना। तो वही चीज हमने लिखी है, जो कैपिटल आर है वो 6 है। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान भी देना होता है कि बाहरी व्यास दिया गया या बाहरी त्रिज्या दी गई कौन सी, इसमें अंता कहा गया था, अंता, तो इसलिए हमने आंतरिक वाली 5.6 हो गई और मोटाई 0.4 थी, तो 5.6 में हमको जोड़ना पड़ा 4, चूंकि हमें बाहर तक जाना था, तो बड़ी आर हो गई 6 सेंटीमीटर। और आयतन चाहिए, अब तो सब निकल आएगा आयतन आराम से, क्योंकि आयतन जो होता है वो पाई r² - r² इंटू में h होता है, ठीक। तो पाई की वैल्यू आप रख सकते हो, पता नहीं कटेगा कि नहीं, अभी कटेगा, r² यानी कि कैपिटल 6 का स्क्वायर माइनस
5.6 का स्क्वायर और इंटू में यच कितना है 21, तो ये तो कटा 7 तियां 21। ठीक, अब आपको 6 का वर्ग करना है और फिर 56 का वर्ग करना है और 56 के वर्ग में से घटाना है। तो चलो कैसे लिखोगे बताओ। चलो अगर करना है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 22 गुणे, अब देखो एक बार जोड़कर एक बार घटाकर, 6 में आप 5.6 जोड़ोगे तो 6 5 11.6 हो जाएगा। अब 6 और 5.6 में अंतर हो जाएगा 0.4 का, भाई जो यहाँ पर अंतर है, इंटू में 3, बस आप इसकी गुणा सबकी करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलो हम लोग इसकी गुणा कर देते हैं। पहले तो देखो 4 से यहाँ गुणा करके लिखते हैं, तो 4 से गुणा करो, इधर पूरा 4 तियां 12 से कर देते हैं। देखो 4 तियां 12, 12 संग 72 के 2 हासिल लगे 7, 12 एकम 12 और 7 19, 12 एकम 12 और 1 13। ठीक है, अब 2 अंक बाद दशमलव लगाओ, 1.4 वाला 1.4 वाला, मतलब 13.92। अब इंटू में 22 है। अगर आपको 22 का पहाड़ा आता है ठीक है, नहीं तो आप 11 और 2 से कर लो। तो हम 22 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 11, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 नियम 18 के 8, 2 तियां 6 और 1 7, 2 एकम 2। अब आप 11 से कर लो, 11 चौक 44 के 4, 11 अट्ठे 88 और 4 92 के 2 हासिल लगे 9, 11 से 77 और 9, 77 और 9 86 के 6 हासिल लगा 8, 11 दूनी 22 और 8 30 और 2 अंक बाद वो दशमलव, यानी कि 306.24 सेंटीमीटर क्यूब। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो कहीं पर भी आपको सवाल को छोड़ना नहीं है, ऐसे डरना नहीं है कि सर यहाँ पर थोड़ा ये जाएगा। देखो ये कुछ सवाल जो हैं ये एकदम से सर्च करके लाए गए हैं, ये लेंदी होते हैं गुणा भाग में, ये तभी तो सभी को कठिन लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये बताएं गुणा भाग तो पीछे से सीखा नहीं है। पहाड़े जैसे हमने बताया 20 तक पहाड़े याद करो, 21 22 23 24 25 का पहाड़ा, 24 का जरूरी नहीं है, जितना 21 और 22 और 23 25 का जरूरी है, 24 का कोई नहीं। 24 से अगर गुणा करना हो तो एक बार 6 से कर लो, एक बार 8 से कर लो, 22 भी चल जाता है। चलो हमने 2 से कर ली, फिर 11 से कर ली, कितना टाइम लगा? 10-5 सेकंड ज़्यादा लग गए। लेकिन अगर 23 की गुणा करनी है तो आप दोस्तों 23 के टुकड़े नहीं होते हैं, 23 के टुकड़े नहीं हो पाएंगे। तो 23 और 21 का पढ़ा अगर आप जो है 25 का कर लो, 21 के हालांकि हो भी जाएंगे 3 और 7 का। ठीक है, तो 23 का तो आपको कर ही लेना चाहिए पढ़ा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल हम डिस्कस करते हैं। लोहे का एक खोखला पाइप 21 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि खोखला पाइप 21 सेंटीमीटर लंबा है, तो समझ लो ये ऊंचाई दी गई है, एच दिया गया है, तथा इसका बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर है। अगर इसका बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर है तो इसकी बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर हो तथा लोहे का भार 8 ग्राम, चलो पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर हो, तो जब पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। अब आप देखो यहाँ पर जुड़ेगा या घटेगा, कैसे पता चलेगा बताओ? कैसे पता चलेगा कि जोड़ें घटाएं? अब देखो यार बाहरी दिया गया, मतलब जितना बाहर तक खींच सकते थे वो तो दी गई, अब उसकी मोटाई दी गई। जैसे ये चीज समझो फिर से, अब देखो आप उस सवाल, इस वाले सवाल ने इसने क्या किया, ये बाहर तक की इसने पहले दे दी, कितनी? 4 सेंटीमीटर। हालांकि उसने 4 सेंटीमीटर नहीं दिया, उसने कहा व्यास है 8 सेंटीमीटर। तो हमने अपने दिमाग से सोचा अगर व्यास 8 है तो त्रिज्या 4 होगी। ठीक है, व्यास का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 थी, तो हमें त्रिज्या से मतलब होता है, तो त्रिज्या हमने निकाल ली 4। अच्छा, मोटाई 1 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाली दूरी जो है वो 1 सेंटीमीटर है। अब बताओ अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है और बीच की ये 1 है, तो ये इधर कितनी होगी? 3 होगी। तो ये थोड़ा सा आप सेंस लगाकर काम करेंगे तो उम्मीद है समझ आएंगे। देखो अगर बाहरी चीज दी गई त्रिज्या तो और मोटाई दी गई तो आंतरिक त्रिज्या के लिए घटाओ। अगर आंतरिक त्रिज्या दी गई है और मोटाई दी गई है तो बाहरी त्रिज्या के लिए जोड़ो। ठीक, पॉइंट लिख सकते हो। और पूछा क्या गया है? पूछा गया है तथा लोहे का भार 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो पाइप का भार बताइए। कह रहे हैं लोहे का जो भार है वो 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो पाइप का भार बताओ। मतलब सेंटीमीटर क्यूब से हमें हिंट मिली, तो पहले आयतन निकालना पड़ेगा। और ये जो है ये घनत्व दिया गया है। घनत्व क्या होता है अभी बताएंगे, पहले आयतन निकाल लो। कितनी बार फार्मूला लिख रहे हैं तो याद तो हो ही गया होगा, तीसरी बार लिख रहे हैं। पाई का मान 22/7।
आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर दिमाग में कर सकते हो, 4 और 3 7, और 4 में से 3 गया 1, इंटू में एच, एच कितना 21, तो 7 3 21, ठीक है। तो 22 सत्ते 154 और गुणे में 3, तो 3 चक्कू 12 के 2, 3 15 और 1 16, 3 एकम 3 और 1 4, तो ये आ गया 462 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। 462 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या आ गया, ये आयतन आया, आयतन को बी से नोट करते हैं। और ये हमें दिया गया घनत्व, और हमसे भार पूछ रहे हैं। तो देखो घनत्व बराबर क्या होता है बता देते हैं। घनत्व बराबर होता है भार बटे द्रव्यमान, ठीक है, सॉरी, या आप ऐसे लिखो द्रव्यमान बटे आयतन, या भार बटे आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, मतलब कोई चीज कितने किलोग्राम की है या कितने ऐसी है, कितने ग्राम की है, जिस यूनिट में रखोगे उतना ही भार, मतलब क्या है, वजन, वजन बोल सकते हो यहाँ पर, द्रव्यमान की जगह वजन भी यूज हो सकते हो। तो ये क्या होता है, इसकी घनत्व की यूनिट जो होती है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी, नहीं तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। भाई ग्राम के हिसाब से सेंटीमीटर आएगा और किलोग्राम के हिसाब से मीटर आएगा। तो ये देखो ये घनत्व दिया गया है, मतलब वही घनत्व की जगह पर 8 रख लो, और द्रव्यमान यानी कि भार हमसे पूछा गया है, वजन, तो वजन आपको ऐसे रखना है, और बटे में आयतन जितना आपने निकाल लिया हो 462, तो आप 462 से, तो वजन बराबर क्या हो जाएगा, वजन तो सिर्फ गुणा होगी सीधे और कुछ नहीं, 8 दूनी 16 के 6, 8 छिंग 48 और 1 49 के 9, 8 चक्कू 32 और 4 36, तो ये ग्राम में आएगा, ठीक है। तो 3696 ग्राम आएगा, लेकिन 1 ग्राम जो है इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं 3.696 किलोग्राम, 1000 से भाग कर दिया। जब कोई चीज़ ग्राम में हो आपके पास और आपको किलोग्राम में चाहिए हो तो आप उसको 1000 से भाग कर दो, कितने से, 1000 से। ओके, चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, कहा जा रहा है धातु की एक खोखली नली की आंतरिक त्रिज्या तथा मोटाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर तथा 1 सेंटीमीटर। आंतरिक त्रिज्या तथा मोटाई, देखो आंतरिक त्रिज्या मतलब आर जो है 24 सेंटीमीटर और तथा मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो मोटाई अगर 1 सेंटीमीटर है तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर। ये देखो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंतरिक त्रिज्या अगर 24 सेंटीमीटर है और मोटाई 1 दी गई है तो बाहरी त्रिज्या 1 जुड़ जाएगी, है ना। अगर बाहरी दी गई होती फिर मोटाई देगी तो आंतरिक निकालते तो कोई घटा देते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जोड़ देंगे। उसे पिघलाकर उसी लंबाई के एक ठोस बेलन में ढाला गया, तदनुसार उस ठोस बेलन का व्यास कितना होगा, ठीक है। कह रहे उसे पिघलाकर उसी लंबाई के एक बेलन में ढाला गया है, मतलब ये एक खोखलाकार नली थी, उसको ढालकर एक बेलन बनाया गया, उस बेलन का हमको बताना है जो है उस बेलन की व्यास कितना है। व्यास के लिए हम त्रिज्या निकाल लो, जैसे अगर त्रिज्या 5 है तो व्यास 10 हो जाएगा। त्रिज्या निकालो ठोस बेलन की, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ठोस बेलन का आयतन बराबर धातु की एक खोखली नली है, तो खोखली नली का आयतन, खोखली नली का आयतन। एक चीज यहां पर हम कई बार बता चुके हैं, जब कोई चीज पिघलाकर कोई दूसरी अन्य चीज बनाई जाती है तो उसके जो बराबर होते हैं वो हमेशा आयतन बराबर होते हैं, ठीक है। किसी कोई चीज संख्या निकालनी है तो आयतन निकालना पड़ता है, ये पीछे आप हिंट में जान चुके हैं। तो ठोस बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r1 स्क्वायर इंटू एच। अच्छा ये r1 क्यों लिखा, भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो खोखली नली की आयतन, देखो खोखली की एक त्रिज्या हो गई कैपिटल आर, एक हो गई छोटी आर, लेकिन अगर आप यहाँ पर छोटी आर ही रहने देते तो कंफ्यूजन हो जाता कि कौन सी आर, ये वाली की वाली, इसलिए हमने r1 आर बेलन की त्रिज्या हमने अलग कर दी। लेकिन वो ऊंचाई कह रहा समान है, क्या कह रहा है, ऊंचाई, उसे पिलाकर उसी लंबाई के एक ठोस बेलन में ढाला गया, लंबाई वही है, तो लंबाई वही है। खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू में एच, लंबाई वही है, इसलिए लंबाई ये कट भी जाएगी, जैसे पाई और पाई ये कट जाएगी, तो r1 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी कि
25 में एक बार 24 जोड़ देना है तो 25 से 24 49, और 25 में से 24 एक बार घटा देना है तो बचेगा 1, यानी कि 49, R1 स्क्वायर 49, R1 स्क्वायर 49, तो R1 बराबर 7 सेंटीमीटर। बहुत ईजी हो गया। कैसे? यहाँ पर देखो, अगर आप 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर लिखते हैं तो 25 का वर्ग 625 और आपको 24 का 576 घटाना पड़ता है तो 49 आता है। क्या फ़ायदा था? मुझे तो याद है, तो आसान लग रहा है, नहीं तो आपको कठिन लगता है। तो हम बता रहे हैं वही चीज़ अप्लाई करो, जैसे कि आपको एक बार जोड़ लेना है, एक बार घटा लेना है। 25 + 24 49, 25 में से 24 गया 1, तो 49 × 49, और R स्क्वायर बराबर 49, तो R बराबर 7 सेंटीमीटर। चूँकि हमारा ये आंसर नहीं है, व्यास पूछा गया था, तो व्यास डबल होगा, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो व्यास होगा वो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 145, लास्ट क्वेश्चन है आज का। बीस सेंटीमीटर 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है और इसे निकाली गई मिट्टी को उसके चारों ओर 5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाकर एक चबूतरा बना दिया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी? बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोगों को अच्छे से समझना है। तो देखो, 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं है, 14 मीटर गहराई तक खोदा गया है। तो देखो, बीस मीटर व्यास वाला एक कुआं है, तो अब की बात थोड़ा बड़ा बनाया तो समझने में आसान हो। 20 मीटर व्यास है, तो बताओ, अगर 20 मीटर व्यास है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। ठीक, अब की बात लिखा हुआ समझ में आया होगा, 10 मीटर। ठीक, और इसे 14 मीटर की गहराई तक खोदा गया, मतलब जो ये गहराई है यहाँ से यहाँ तक, ये 14 मीटर है, 14 मीटर की गहराई तक खोदा गया। ठीक, अच्छा, फिर कह रहे हैं इससे निकाली गई मिट्टी को उसके चारों ओर 5 मीटर की चौड़ाई तक चबूतरा एक बनाया गया। मतलब कह रहे हैं जो इसको खोदा गया है, इससे जो मिट्टी निकली है वो यहाँ इस 5 मीटर तक, इसकी जो है 5 मीटर तक इसके चारों तरफ फैला दिया गया है। ऐसे मान चलते हैं 5 मीटर, तो भाई जो 5 मीटर ऐसे चारों तरफ फैलाओगे तो कुछ इस हिसाब से चारों तरफ फैल जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कुआं जो एक होता है, कुआं अगर एक होता है तो आप उस कुएं को जो है, कुएं से जो मिट्टी निकाली गई, कुएं के चारों तरफ गोल गोल सा देखते होगे बना हुआ, वो चबूतरा बता रहे हैं। तो वो उस चबूतरे का जो है वो 5 सेंटीमीटर है ऊंचाई। ठीक है, टोटल 5 सेंटीमीटर है, चारों तरफ बना हुआ है। और हमसे पूछ रहे हैं बताओ, चबूतरा बना दिया गया, तो इस चबूतरे की ऊंचाई कितनी हो गई? सॉरी, ये ऊंचाई ही पूछी गई है आपसे। ये चारों तरफ जो फैलाए हुआ है, यानी कि ये वाली चौड़ाई, ये 5 मीटर दी गई है आपको, ये 5 मीटर। और आपसे पूछ रहे हैं ये कितना गहराई तक फैलाया गया है। उम्मीद है समझ पाए होंगे। जैसे ये हमारे पास एक मार्कर है, और मार्कर ये पूरा इतना सा लंबा है, बड़ा सा है। इस बड़े से लंबे से अगर कोई अंदर से चीज़ निकालेंगे, ढक्कन खोल के अंदर से, तो कोई चीज़ निकलेगी, उसको हम फैलाएं तो हो सकता है वो यहीं तक फैलाएं। तो अब इसका आयतन, इसका हमें निकालना है कितनी गहराई, कितनी ऊंचाई तक फैलाया है। तो बहुत अच्छा सवाल है, लगेगा सेकंडों में, लेकिन समझने के इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, अगर आप कुएं से मिट्टी निकालोगे तो वो समझ लो आयतन है, और फैलाओगे उतनी ही जितनी कुएं से मिट्टी निकालोगे। तो कुएं से जितनी मिट्टी निकालोगे उतनी मिट्टी फैलाओगे। तो कुएं से कितनी मिट्टी निकालेंगे, कैसे पता चलेगा? आयतन निकाल लो कुएं का, और बराबर कर देंगे फैलाई गई मिट्टी का आयतन। चूंकि फैलाई गई मिट्टी का आयतन एक खोखला बेलन बन जाएगा। चूंकि हमने फैलाई मिट्टी, पता कहाँ, ये जो बीच में बड़ा सा गैप दिख रहा है, गोला सा जो उसका है कुएं का ढक्कन ऊपर, उसमें तो मिट्टी डालोगे नहीं, क्योंकि उसमें मिट्टी डालोगे तो उसी में चली जाएगी। मिट्टी तुमने चारों तरफ फैलाई होगी, ये तो ये खोखले में मिट्टी फैलाई है। तो बड़ा आसान है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि फैलाई गई मिट्टी का आयतन बराबर कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, है ना। आप ये लाइन लिखनी नहीं है, बस आप नोट्स बनाए तो लिख लो, फैलाई गई मिट्टी का आयतन बराबर कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। ठीक, जो चीज़ पूछी जाती है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, फैलाई गई मिट्टी का आयतन। तो मिट्टी कैसे फैलाई गई है? मिट्टी फैलाई गई है खोखलाकार से। अब देखो,
यहाँ से यहाँ तक ये आंतरिक त्रिज्या होती है, ये हो गई 10, और जो कैपिटल आर हो गई वो हो गई 15। कैसे? ये वाली जो दूरी है वो 5 है, चारों तरफ कितना फैलाई गई कुएं से? 5, तो 5 वो मोटाई हो गई, तो 10 और 5 15, कैपिटल आर 15 हो गई। अच्छा, ये वाली कुएं से आपको ऊंचाई दी गई है और आप इसकी पूछ रहे हैं खोखले बेलन की, तो बड़ा आसान है, खोखले बेलन की ऊंचाई कैसे निकलेगी? तो आयतन निकालना है, खोखले बेलन का आयतन फैलाई गई मीटर खोखला बेलन, ठीक है। तो ये खोखला है, तो खोखले बेलन का आयतन कैसे निकलता है? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू में एच बराबर कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। कुआं कैसा था? बेलनाकार, तो बेलनाकार का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसकी आर हमें पता है बेलन की, ये छोटी वाली आर होगी बेलन की, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, इसका हमें एच पता है तो इसको कैपिटल एच करेंगे, क्योंकि यहाँ इसकी कुएं की गहराई अलग है और इसकी गहराई अलग है, समान नहीं है यहाँ पर, तो इसकी इसलिए हम लोग अलग अलग मानेंगे। तो पाई से पाई तो यहाँ कैंसिल कर ही सकते हो। आर माइनस आर स्क्वायर यानी कि एक बार 15 का वर्ग माइनस 10 का वर्ग इंटू में एच बराबर आर स्क्वायर यानी कि 10 का वर्ग इंटू में एच हमको पता है ये 14 मीटर गहरा है कुआं। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 15 में से या तो आप ऐसा करो, 15 का वर्ग 225, 10 का 100, तो 225 में से 100 गया 125, या ऐसे सोचो 15 और 10, 15 और प्लस 10 25 हो गया, और 15 माइनस 10 5, यानी कि 25 गुणे 5 125। मतलब आप इसको जो सॉल्व करोगे तो आप यहाँ 125 पाओगे इंटू में एच। अब देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ 10 का वर्ग 100 गुणे में 14, या आप इसको ऐसे लिख लो 15 और 10 25, एक बार घटा के एक बार जोड़ के 15 में से 10 गया 5, तो भी वही बात है, 25 हम यहाँ काट सकते हैं, 25 चक्कू 100, ठीक। तो यच बराबर जो आपका आएगा वो 14 चक्कू 56 और बटे में 5 मीटर, ये एकदम से सही है। अगर ये ऑप्शन ना हो तो आपको ऑप्शन मिलेगा भाग करके, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5 लगा दशमलव हो गए थे 10, 5 दूनी 10 मीटर, मतलब 11.2 मीटर, यानी कि कितना जो है चारों तरफ कितनी चबूतरा बनाया गया ऊंचाई तक? 11.2 मीटर जो है चौड़ा चबूतरा बनाया गया। बड़ा आसान सा सवाल था, बस आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ध्यान रखना फैलाई गई मिट्टी का आयतन बराबर निकाली गई मिट्टी का आयतन। तो एक तरफ बेलन कुआं, भाई कुआं जो होता है बेलनाकार होता है, हमने पीछे सवाल कराया है, तो बेलनाकार बेलन का आयतन आप लिख देना फटाफट, और जो चीज़ दी गई हो या समान हो कही गई वो अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। उम्मीद है कोशिश करी हमने खोखली बेलन को आपको समझाने की, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके ज़्यादा क्वेश्चंस होते नहीं हैं, ज़्यादा इसके क्वेश्चंस हमको बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो इतने ही थे क्वेश्चन, हम आपको 5 ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, और जो आना होगा वो आज आयतन और वक्र प्रश्न से आता है, बाकी इसके बहुत ही ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, मतलब ऐसा करके, और आएगा हमको ये भाई एक पॉइंट पढ़ना है, टू पॉइंट है ना। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, शेयर करके जरूर सभी लोग जाना यार, ठीक।